Hello students, welcome to the video. So in today's video, we will discuss DUJAT 2019 solutions of second shift. अब आपके आपके 100 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर बीएमएस के एग्जाम में. सो उसमें से मैंने 25 क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चन पेपर ड्यू ने रिलीज करा था उसमें 25 क्वेश्चंस आपके जम्बल्ड अप थे. सो मैंने उनको कंपाइल करके आपके लिए सॉल्यूशंस उनके लिए तैयार करें. सो आज हम वो सारे सॉल्यूशंस देखेंगे. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. And plus, don't forget to watch the last 2-3 minutes of this particular video because in that I would tell how what all content is available on our channel and how it could help you to boost your score in DUJAT or IPMAT. ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस. जैसे कि आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, जो फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशंस है उनका लिंक आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं. वो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है. सो चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सो पहला क्वेश्चन क्या था, ये आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरकमफ्रेंस व्हेन रेडियस इज 10 मीटर्स. सो हमसे एरिया की बात करी हुई है और सरकमफ्रेंस की बात करी हुई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस बोला हुआ है. सो एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ और सरकमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है गाइस. अब मेरे से जो पूछा गया वो लिखता हूं मैं. मुझसे पूछा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी अपॉन डी सी पूछा गया मुझसे. ठीक है. और एरिया की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, पाई आर स्क्वायर. और सरकमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर. सो अब इसको कैसे करेंगे. अब आप देखिए कि जो एरिया और सरकमफ्रेंस है दोनों आपके आर के फंक्शन है, मतलब इन दोनों में वेरिएबल आपका आर है. सो अगर मुझे डीए बाई डीसी कैलकुलेट करना है सो मैं डीए को और डीसी को दोनों को विद रिस्पेक्ट टू आर में डेरिवेट कर दूंगा. कैसे, मैं इसको फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, डीए अपॉन डी आर अपॉन डीसी अपॉन डी आर. मैंने कुछ नहीं करा है, ये जो पूरा फंक्शन था इसको बस दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेरिवेट कर देंगे. सो जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, एरिया ऊपर पाई आर स्क्वायर का करूंगा, सो देखते हैं क्या बनेगा. और नीचे मेरे को करना है 2 पाई आर का डेरिवेशन. सो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे सो क्या निकल कर आएगा. अब पाई तो कांस्टेंट है सो निकल कर आएगा न्यूमरेटर में 2 पाई आर और डिनोमिनेटर में आपका 2 पाई अगेन कांस्टेंट है और आर का डेरिवेटिव 1 होता है. सो डिनोमिनेटर में आपका आएगा सिर्फ 2 पाई. सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो वैल्यू आएगी आपकी आर. मतलब अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना चाहे विद रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस तो आंसर हमारा आर आएगा. और रेडियस इसने दे रखा है 10 मीटर्स. सो आर की वैल्यू हम लिख देंगे 10. सो आर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. सो आंसर हमारा निकल कर आएगा 10 मीटर्स, जो कि है ऑप्शन 2. ठीक है गाइस. सो ये क्वेश्चन 6 था. इजी मतलब हमारा वैसे एक्चुअल पेपर में आपको क्वेश्चन 6 दे रखा था. सो अब ये पहला क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question says the function f defined from real to real r to r given by f of x is equal to modulus of x is a 1 1 onto 1 1 onto both 1 1 and onto and none. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर और आपने फंक्शंस अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा हुआ है, सो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस एक्स जो फंक्शन होता है आपका, ये ना तो 1 1 होता है और ना ही ये ऑन टू होता है. ये दोनों ही नहीं होते हैं. इसका रीजन देख लेते हैं. अगर मैं फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. ठीक है. अब मैं मान लेता हूं डोमेन और रेंज में लिख लेता हूं. अब डोमेन और रेंज इसने मुझे दोनों में दे रखा है, रियल टू रियल दे रखा है. सो ये भी रियल है और ये भी रियल है. अब 1 1 का फंक्शन अगर हम देखना चाहे, अगर मैं डोमेन को मैं ले लेता हूँ -1 और एक एक और चीज ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू -1 ले लिया और एक बार मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया. सो दोनों को मैं जब इस फंक्शन में पुट करूंगा, मैं x में -1 पुट करूं या 1 पुट करूं, मेरे पास आंसर 1 निकल के ही आना है. सो ये भी 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा और ये भी 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. सो ये तो मैनी 1 का केस हुआ. ये तो मैनी वन फंक्शन बन गया. सो ये 1 1 नहीं हो सकता. उसके बाद तो ये वाली स्टेटमेंट हमने वेरीफाई कर दी. उसके बाद ऑन टू की बात करें तो जो आपकी रेंज आएगी, रेंज विल बी ऑलवेज विल बी, और रेंज आपके रियल नंबर्स हैं, लेकिन आप जब मॉडुलस ऑफ एक्स निकालेंगे ये हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी. लेकिन रेंज में अगर हम देखें या रेंज या कोडोमेन की बात करें हम, सो उसमें हमारे सारे रियल नंबर्स भी हैं, जो कि हमारे नेगेटिव नंबर है, लाइक -2 है हमारा. सो -2 की कोई भी प्री इमेज है ही नहीं.
-2 किसी का -2 किसी भी तरह आउटपुट हमारा आ ही नहीं सकता, सो हमारा ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप सबको वन वन और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशंस पता है, उसके बेसिस पर ही मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नन। सो ऑप्शन 4 जो होगा नन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 3 says if the matrix A is equal to this matrix is singular then alpha is equal to। So ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर होता है इसका मीनिंग क्या है, उसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल भी नहीं होता है। ठीक है, इस कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आपके इन्वर्टिबल होते हैं। सो ये सिंगुलर है यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अल्फा में यहाँ दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको एक्सपेंडिंग अलोंग या तो रो वन कर लीजिए या फिर रो टू कर लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर लेते हैं। सो एक्सपेंडिंग अलोंग हम करते हैं R1। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हैं, हम रो वन करते हैं। सो सबसे पहले हम 8 लेंगे यहाँ पे। इस 8 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा मैट्रिक्स होगा। सो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, बनेगा 7 अल्फा माइनस 16। फिर इसको लेंगे तो -6 का +6 बन जाएगा, और ये बनेगा अंदर -6 अल्फा +8। और फिर हमारा लेंगे हम 2 लेंगे यहाँ पे, सो ये बनेगा 2, और अंदर बनेगा आपका 24 माइनस आपका 14। और ये आपकी पूरी वैल्यू होगी जीरो के इक्वल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस अब। सो ये बनेगा 56 अल्फा माइनस 16, 8 से कितना होता है आपका 128। फिर आपका बनेगा -36 अल्फा +48 +24 -14 तो 10 होता है, +20 हो गया आपका, इज इक्वल टू 0। सो इसमें से देख लेंगे ये दोनों टर्म्स हमारी 20 अल्फा देगी हमें, और ये वाला टर्म हमें 48 और 68। सो ये वाली टर्म हमें देगी -60 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60/20 विच इज इक्वल टू 3। सो आंसर होगा अल्फा की वैल्यू 3 विच इज ऑप्शन 4। ठीक है गाइस, अगेन इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question 23 based on differentiation, find dy by dx of y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू ये इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब पावर आपको ऐसे सब कुछ दे रखा है। सो अगर इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। अगर मैं रीराइट लिखना चाहूँ, इस फंक्शन को रीराइट करना चाहूँ, तो ये फंक्शन ऐसा होगा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस, अब ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, ये जो जिसको मैं मार्क करा है मैंने, ये वाला पार्ट दोबारा y बन जाएगा ना, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर x। सो उसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। सो ये मेरा फंक्शन मैंने दोबारा लिख दिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब देखते हैं ये जो LHS है, इसको हम दे देते हैं ये LHS बन जाएगा dy बाई dx। और इसके बाद e की पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव तो e की पावर x प्लस वाई होगा। उसके बाद हम पावर का भी डेरिवेटिव करेंगे। सो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस dy बाय dx। ठीक है, 1 प्लस dy बाय dx आपका डेरिवेटिव बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, अब e की पावर x प्लस वाई, यही तो हमारा y है, तो उसकी जगह y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस dy बाय dx। ठीक है, e की पावर x प्लस वाई, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन अब देखेंगे, जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन रेड में देखेंगे, तो ये वाली इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, सो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि y जो है e की पावर x प्लस वाई है। और उसके बाद हम बस सिंप्लीफाई करना है, बस हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx चाहिए। सो dy बाई dx कॉमन लेंगे यहाँ से। सो यहाँ से बनेगा हमारे पास 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। सो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, dy बाई dx y अपॉन 1 माइनस वाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 24 says if P is equal to this matrix is the adjoint of a 3 cross 3 matrix A and determinant of A is equal to 4, then alpha is equal to। अब P आपको मैट्रिक्स दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है आपको।
सो ये एडजॉइंट है आपका, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मतलब आपका डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं दे रखा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी आपका एक मैट्रिक्स ही होता है। और आपको ये इस टाइप के फॉर्म क्वेश्चंस करने के लिए एक दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वेयर n इज योर, n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स, मतलब ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। सो ये फॉर्मूले बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। सो अगर मुझे ये एडजॉइंट दे रखा है, सो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम इसमें। सो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अब n मेरे को दे रखा है, मैट्रिक्स हमारा 3x3 का है, यानी कि n की वैल्यू 3 होगी, तो ये 3 माइनस वन हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, सो ये 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 60। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी, जो पी मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 60। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी के लिए एक्सपैंडिंग अलोंग आप कर दीजिए R1, या फिर इसमें पहले आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि दो आपके कॉलम्स हैं, ये वाला कॉलम और ये वाले में, ये वाले आपके एलिमेंट्स इक्वल है 3 3 4 4, तो आप इसमें पहले कॉलम में कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, उससे आपकी वैल्यूज थोड़ी आसान हो जाएगी निकालनी। सो वो भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे लगा ही लेते हैं, चलिए हम इसको करते हैं कि अप्लाई C3 गोज टू C3 माइनस C2। सो ये वाला मैट्रिक्स जो अब बन जाएगा, P की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, P की वैल्यू बन जाएगी 1 1 2 अल्फा 3 4 3 माइनस अल्फा 0 0। सो अब मैं किसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा, अब मैं करूंगा एक्सपैंड अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग C3। ठीक है, अब मेरे को एक्सपेंशन में काफी इजी हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू अब हो जाएगी, अगर मैं C3 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, 3 माइनस अल्फा इनटू ये वाला मैट्रिक्स। सो ये वाले मैट्रिक्स की वैल्यू होगी आपकी 4 माइनस 6, और इसकी पूरी वैल्यू हमें दे रखी है 16। अभी मैंने बात करी थी, ये 16 वैल्यू होगी। सो अगर इसको फिर फर्दर सॉल्व करें, सो 3 माइनस अल्फा इंटू माइनस टू होगा ये। सो माइनस टू इंटू थ्री होगा माइनस सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू 16। और हमारी टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 11। सो विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है गाइस, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 आपका कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो इसमें बस आपको सिंपली 3x स्क्वायर आपको पता है किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, x क्यूब का होता है। कुछ कुछ चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं डी बाई डी एक्स, अगर एक्स क्यूब है, तो ये थ्री, इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होती है। तो अगर मैं 3x स्क्वायर का आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, तो दिमाग में एक घंटा आना चाहिए एक्स क्यूब होता है। ये फॉर्मूले तो आपने याद करे हुए ना, इसका रिवर्स फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स अगर मैं एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूँ, तो वो 2x होता है, ये फॉर्मूला भी आपने याद करा हुआ है। सो अगर इसका रिवर्स पूछा जाए 2x का इंटीग्रेशन, सो वो x स्क्वायर होता है। सो ये कुछ टिपिकल चीजें आपको एकदम आपको क्लिक करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं 3x स्क्वायर का आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, सो आप इसके लिए पूरा फॉर्मूला लगाए, पहले 3 की पावर x 2 प्लस 1 करें, और नीचे भी 1 2 प्लस 1 करें। सो आप फिर 3x क्यूब अपॉन 3 करके मुझे बोलेंगे कि x क्यूब आएगा। सो मतलब आपके ऊपर है, आपको अपना टाइम कैसे सेव करना है। कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है, आपको बेसिक चीजों में कोशिश करिए कि हमें अपना टाइम सेव करना है। तो क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी x क्यूब, 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर, और k की इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, सो ये मेरी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन kx बन जाएगी,
और लिमिट्स जो इस पे लगी हुई है वो 0 to 1 की है और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 दे रखी है। बस अब मैं क्या करूंगा, पहले एक बार 1 पुट कर देंगे। अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 + k। अब हर जगह x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 बन जाएगी। 0 + 0 = 0। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 + k = 0, या फिर k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है, सो विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो k की वैल्यू -2 आ गई। अगेन इजी क्वेश्चन, मतलब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं वो विद इन 1 मिनट मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अब कोई भी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी तक हमने एनकाउंटर एज सच नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेक्टर्स u एंड v आर सच दैट लेंथ ऑफ u इज 4। लेंथ का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। Length of u is 4 and length of v is 6 and u dot v is equal to 10. The value of v dot u plus v, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा गया is. So आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि v डॉट अगर मैं u plus v करूंगा so ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट की एक खासियत क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सो इसका मीनिंग है कि अगर मैं v डॉट u प्लस v को देखूंगा सो मैं v डॉट u प्लस v को एक्सपैंड करके लिख सकता हूं v डॉट u प्लस v डॉट v। ठीक है, सो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज उनके नाम पता होनी चाहिए कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव। सो ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स जैसी चीजों में और वेक्टर्स जैसे चैप्टर में अगर आपको इन प्रॉपर्टीज मतलब ये नहीं पता कि कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। सो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव, या उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ सकता है। सो आपको ये सारी बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नेट पे सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा, या फिर मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो अब मेरे को पता चल गया कि v डॉट यू प्लस वी जो है ये आपकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। कहीं आप समझ रहे हो कि ये v डॉट यू प्लस वी है सो ये 2.3 है, मतलब 2 × 3 6 कर देंगे। ये आपका प्रॉपर डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट में आपकी डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको ये नहीं कि वेक्टर्स की बात हो रही है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने सिंपल ब्रेक भी करा होगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं सो उसके लिए आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। सो ये प्रॉपर्टी आ गई आपके लोगों के सामने v डॉट यू प्लस वी डॉट वी। अब आप मुझे बताइएगा कि u डॉट वी और v डॉट यू इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। सो इसकी वैल्यू 10 होगी। अभी आप मुझे कमेंट से बताइएगा कौन सी प्रॉपर्टी से होगा। प्लस v डॉट वी जो है इसको तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो वेक्टर v का स्क्वायर पूछ रहा है इस तरीके से, वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो 10 प्लस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मुझे 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। 36 प्लस 10 आपका 46। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवैल्यूएट tan इनवर्स। और इसके अंदर जो एंगल और जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये एंगल तो नहीं है 2 cos से 2, क्योंकि tan इनवर्स के जो अंदर आपकी वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है, पूरी जो ट्रिगो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है। सो इसके अंदर एंगल नहीं होगा आपका। सो ये पूरी चीज है। सो इसको हम रीराइट अगर करना चाहें सो ये ऐसे बनेगा tan इनवर्स 2 cos अब 2 साइन इनवर्स हाफ। अब एक एक करके सॉल्व करते जाओ। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ ले लूं, ठीक है, सो साइन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। और कौन सी वैल्यू कौन सी थीटा पे या कौन से वैल्यू y पे आपको हाफ की वैल्यू आती है, जब साइन किसके इक्वल होता है 30 के। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने π/6। सो ये पूरी वैल्यू साइन इनवर्स हाफ जिसको हमने y माना था, सो ये π/6 हो जाएगा। सो ये 2π/6 हो जाएगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें आगे जब सॉल्व करेंगे इसको सो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos और 2π/6 मेरा π/3 बन जाएगा। अब tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 यानी cos 60, cos 60 कितना होता है आपका हाफ। सो 2 into हाफ, सो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1। सो tan आपको कौन से एंगल पे आपको 1 की वैल्यू देता है, tan 45। सो इज इक्वल टू 45
डिग्रीज, या फिर हम रेडियंस में लिखे तो वो हो जाएगा आपका पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। सो पाई बाय 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फंक्शन f इज गिवन बाय A function f is given by f of x is equal to 2x square minus 12x plus 8. Which of the following describes the root of fx is equal to 0? So roots equal, unreal, rational, distinct, real, distinct. So हमसे बस पूछे कि नेचर ऑफ रूट्स पूछा है सिंपल इस क्वेश्चन में। सो नेचर ऑफ रूट्स निकालने में तो गाइस आप सब एक्सपर्ट हैं। आप क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता चलता है कि वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, या लेस देन जीरो है, तो उससे आप बता देते हैं कि रूट्स कैसे हैं। सो उसका बस डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे। सो उसमें देख लेंगे a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू 8 है। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 8। सो ये बनेगा 144 माइनस आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 64। सो ये आएगा आपका 80, और 80 आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। और डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन जीरो होता है इसका मीनिंग होता है कि रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं और अनइक्वल है। मतलब डिस्टिंक्ट या अनइक्वल एक ही बात है, डिस्टिंक्ट है आपके रूट्स। सो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल तब होता है जब जीरो इक्वल टू जीरो के केस आता है, वो नहीं है। अनरियल होता है जब लेस देन जीरो। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट तब होता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रैशनल तब होता है, अभी रूट्स आपके इरैशनल आएंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड इरैशनल भी लिख लीजिए। अगर आपका 80 की जगह 81 आया होता, या 64 आया होता, 36 आया होता, सो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट एंड रैशनल होते। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये आपके रूट सिर्फ रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और इरैशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। So next question says three relations R1, R2 and R3 are defined on set A is equal to 1 to 3 as follows. So हमसे पूछा गया which of these relations is reflexive, symmetric and transitive. यानी कि इन अ नटशेल पूछा गया कि कौन सा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है। ठीक है, मतलब तीनों चीजें इक्विवेलेंस होते हैं, जो तीनों ये होते हैं वो इक्विवेलेंस कहलाते हैं। सो R1 की बात करेंगे, सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। अगर एक भी चीज नहीं हुई सो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा और वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो पहले R1 पे जाएंगे। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे कि 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सो R1 को चेक करें, 1,1 दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है और 3,3 दिख रहा है। उसके अलावा हमें सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर पे, सो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। सो अगर हम देखा जाए 1,2 को देखें, 1,1 का तो 1,2 को देखें, तो 1,2 अगर बिलोंग करता है तो 2,1 भी करना चाहिए। अब 2,1 आपका सेट में है कहीं पर? नहीं है। सो इसका मीनिंग है कि R1 आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। R2 पे आते हैं। R2 आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ये तीनों एलिमेंट्स नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली R1, ये ऑप्शन 3 पर आएंगे। सो इसमें भी आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। सो कोई भी रिलेशन, नन ऑफ द रिलेशंस शोन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says the distance of the point 2, 1, 0 from the plane 2x plus y plus 2z plus 5 is equal to 0 is. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। जैसे आपका डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता था, आपको बिल्कुल याद होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें आपका x1 और y1 आपका क्या होता था, x1 y1 आपका पॉइंट होता था और ax प्लस by प्लस c आपकी लाइन की इक्वेशन होती थी। अब डिस्टेंस ऑफ प्लेन में भी सेम सेम वही फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन में आपके तीनों एक्सिस आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा सा हो जाता है। ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी जो कि आपका कांस्टेंट है, अपॉन आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब जो भी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है आपको, उसमें एक्स वाई जेड के तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। सो ये आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, जिसमें x1 y1 और z1 आपकी क्या है, 2, 1, 0 ये पॉइंट्स है, और ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, ये a है
और 1 ये 1y लिख सकता हूँ तो ये b है, c की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू आपकी और d की वैल्यू आपकी है 5। सो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 2 इंटू x1 ये वाला 2 प्लस b की वैल्यू है आपकी 1 और y1 की वैल्यू है ये 1 प्लस c की वैल्यू है आपकी 2 एंड z1 की वैल्यू है 0 प्लस d की वैल्यू 5 अपॉन आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आपका 2 स्क्वायर। सो उसको सॉल्व करते हैं, आपका निकल कर आएगा 4 प्लस ये आएगा आपको 4 प्लस 1 प्लस ये 0 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे सो ये निकल कर आएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 4 9 रूट 9। सो ये अंदर ऊपर अगर न्यूमरेटर को देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 10 और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा 10/3। सो 10/3 डिस्टेंस होगा 0.210 का इस प्लेन से। सो 10/3 आपका आंसर होगा विच इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Question 32 says, for which value of constant k is the following function continuous at x is equal to 6? सो कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो लिमिट होगी, जैसे फंक्शन जब भी आपको कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 6 पूछा गया है, तो मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 6 पॉइंट है आपका। सो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है मतलब हमने पेन नहीं उठाया है, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे बिल्कुल कहीं भी ब्रेक नहीं आया इस फंक्शन में, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 7 के लिए फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। सो फंक्शन आपका विदाउट आपने पेन उठाए हुए इस फंक्शन को पूरा ग्राफ इसका ड्रॉ करा है, सो वो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस कहलाता है। सो इस फंक्शन में अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा, वो दोनों इक्वल होगी हमारी। लेफ्ट हैंड लिमिट वुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 6 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर चेक करें तो ये वाली वैल्यू देखेंगे हम, इफ x लेस देन इक्वल टू 6। सो इसमें हम पुट करेंगे k इंटू 6 माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और ये हमारी इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट है हमारी 3। अब h की जो वैल्यू है वो 0 को टेंड करता है हमेशा। सो h को हम 0 पुट कर देंगे तो 6k की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 3 और k की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी हाफ। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ भी आपको बस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए हैं ये बस आपकी बेसिक रिवीजन के लिए। क्वेश्चन तो ये मैक्सिमम 30 सेकंड्स का क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the given interval -1, 1 the function fx is equal to x square minus x plus 1 is। So ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शंस इन्होंने थोड़े से गलत दे रखे हैं। ये जो ऑप्शन 1 है आपका ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमिलरली जो आपका ऑप्शन 2 है उसमें भी आना चाहिए आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ऑप्शन 3 में भी हम हर जगह आपका स्ट्रिक्टली आना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो अगर ये चीजें होंगी तो हम ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने ये अपने आप सॉल्व करा था जब क्वेश्चन। सो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं दे रखा है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और हमें देखना है कि इंटरवल -1, 1 ये पूरा इंटरवल ले लेते हैं, ये -1, 1 पे। सबसे पहले तो हम इस जो पूरा कर्व दे रखा है या फंक्शन दे रखा है इसका हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे या फिर हम क्या निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कि जहां पर ये जो कर्व है अपनी पोजीशन या अपनी अपनी स्लोप या फिर पोजीशन चेंज कर रहा है। सो एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, इसके डेरिवेट करेंगे तो 2x माइनस 1 बनेगा। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f डैश x को 0 पुट करना पड़ेगा। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। सो इसका मीनिंग है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे हम। सो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हाफ। ठीक है गाइस, x की वैल्यू निकल कर आपके सामने आ गई हाफ। सो इसका मीनिंग है -1 और 1 के बीच में ये वाली वैल्यू हाफ है। ये वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पे फंक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज करी है, मतलब या तो फंक्शन पहले इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है या फिर हमें स्लोप नहीं पता उसकी। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि फंक्शन की नेचर कैसी थी, सो रैंडमली कुछ भी वैल्यूज लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू लेकर चलते हैं इसकी -0.5 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे -0.5 लूं
मैं ये चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन कैसा है। अगर मैं -0.5 लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.25 प्लस 0.5 प्लस 1। सो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 0.2 0.75 प्लस 1 1.75। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इससे जस्ट एक पहले वैल्यू ले लूँ 0.4 ले लेता हूँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। सो उसके लिए हम करेंगे एफ ऑफ निकाल लीजिए 0.4। सो 0.4 जब आप निकालेंगे सो वो आएगा 0.16 माइनस 0.4 प्लस 1। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि इस वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इस वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो इस वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ 0.6 ले लीजिए आप। 0.6 लेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.36 माइनस 0.6 प्लस 1। सो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.36 माइनस 0.6। सो 1.36 माइनस 0.6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.76। सिमिलरली अगर आप उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए आप 0.9 ले लेते हैं, सो वो आएगा आपका 0.81 माइनस 0.9 प्लस 1। सो 1.81 माइनस 0.9 करेंगे आप, सो आंसर आपका डेफिनेटली 0.76 से बड़ा आएगा। सो ये वाला जो इंटरवल है हाफ से 1, इसमें वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी आपको इसमें केस नहीं दिखेगा। सो आंसर आपको होगा ऑप्शन 4, क्योंकि -1 से हाफ के बीच में वैल्यू डिक्रीज कर रही है और हाफ से 1 के बीच में वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। सो इस क्वेश्चन में काफी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था लास्ट ईयर। सो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से आपको बताया जाए और ऑप्शंस की जो गलती है वो भी आपको हाईलाइट करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 35, ये आपका क्वेश्चन गलत था। ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन आया था ड्यू जैट में लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन में गलती क्या थी, ये जो आपको एफ डैश जीरो है, ये एफ जीरो नहीं है, ये एफ डैश जीरो होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी तो सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर सिमिलरली नेट पे ऐसा क्वेश्चन मिल गया था जिसमें एफ डैश जीरो दे रखा था और आंसर जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया 33, वो आंसर आ चुका था। सो इसलिए इसका मीनिंग है कि क्वेश्चन गलत था। तो इस पे शायद मुझे याद नहीं है, इस पे क्वेश्चन पे या तो क्वेश्चन के मार्क्स हटा दिए गए थे बिल्कुल, या फिर सबको इसके मार्क्स मिले थे। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर एफ डैश जीरो है इस क्वेश्चन में। सो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एफ डैश जीरो भी दे रखा है। सो उसका मीनिंग है कि ये जो पूरे फंक्शन की हमें फंक्शन दे रखा है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट इस फंक्शन को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। उसके बाद जो हमारा एक्स प्लस वाई है इसकी भी तो डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारा वन प्लस वाई डैश। एक्स की डेरिवेशन वन और वाई की डेरिवेशन वाई डैश। सिमिलरली अब आरएचएस पे आते हैं, आरएचएस पे आपका सिंपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये बनेगा आपका एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और फिर बनेगा एफ ऑफ एक्स इनटू आपका एफ वाई की डेरिवेशन बन जाएगी एफ डैश वाई, और फिर अंदर वाई की भी डेरिवेशन होगी, सो ये बनेगा आपका इनटू वाई डैश। अब हमारे सामने ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया एफ डैश थ्री। अब मेरे को एफ थ्री की वैल्यू दे रखी है और एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है। और एफ डैश थ्री तक मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। एक्स को वाई या एक्स को जीरो या वाई को थ्री, या फिर एक्स को थ्री वाई को जीरो पुट कर लेते हैं। सो पहला केस देख लेते हैं कि वी आर पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 0। सो x is equal to 3 और y is equal to 0 पुट करेंगे। सो इसमें देखते क्या बनेगी इक्वेशन, f डैश x प्लस वाई करेंगे। सो f डैश x प्लस वाई आपका करेंगे, सो ये बनेगा आपका f डैश x प्लस वाई तो आपका 3 बन जाएगा। 1 प्लस वाई डैश, अब 1 प्लस वाई डैश जो है आपका, ये मल्टीप्लाई में आपका ये पूरा फंक्शन है आपका, और ये मल्टीप्लाई में y डैश मतलब जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, सो ये तो 1 ही रहेगा। उसके बाद एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का आपका क्या है, एक्स आपका 3 है तो ये एफ डैश 3 हो जाएगा। सिमिलरली एफ वाई, वाई को हमने क्या लिया एफ ऑफ जीरो। सिमिलरली अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा 3 था,
और एफ डैश वाई हम देखें तो एफ डैश 0, और वाई डैश को देखें तो वाई तो हमने 0 लिया तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो अब अगर लेकिन देखेंगे हम जिसको सॉल्व करेंगे, सो हमें एक चीज दिखेगी कि हमारे पास कौन सी वैल्यू मिसिंग है, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 हमारे पास मिसिंग है। क्वेश्चन में एफ टेस्ट 0 होगा तो ही आंसर आएगा। मैंने आपको जैसे बताया था ये रॉन्ग क्वेश्चन है, सो इसका मीनिंग है कि हमने वैल्यूज गलत एज्यूम करी है। हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा, y को 3। सो ये हिट एंड ट्रायल से मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने भी मतलब काफी टाइम हो गया क्वेश्चन करे हुए। सो हिट एंड ट्रायल से जो आंसर आया था मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। इसका मीनिंग है हमारी अप्रोच इसमें गलत थी, हमें x को 0 और y को 3 पुट करना पड़ेगा। अब अगर x को 0 एंड y को 3 पुट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो अब बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये 3 बन जाएगा। 1 प्लस वाई डैश, वाई अगर 0 है 3 हो के किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 ही आता है, तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद एफ डैश एक्स, एक्स हमारा 0 था, एफ डैश 0 की वैल्यू भी है हमारे पास अब। और एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई आपका है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी हमारे पास। अब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने एक्स के लिए हमने 0, एफ 0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एफ डैश वाई, एफ डैश वाई, वाई को हमने क्या लिया एफ डैश 3, और y डैश, और ये वाली वैल्यू 0 होगी। सो ये वाला पार्ट तो आप देखेंगे, ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड है। और ये आपका जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा f डैश 3, ये 1 से मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू f डैश 0 इंटू f ऑफ 3। अब f डैश 0 की वैल्यू 11 है, सो ये बन जाएगा 11, और f3 की वैल्यू 3 है, सो 11 इंटू 3 इज इक्वल टू, आपका आंसर हो जाएगा 11 into 3 आपका 33। सो 33 आपका फाइनल आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन था। बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपसे टाइम वेस्ट करवाएंगे, और टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपका आंसर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मतलब उनकी बैक एंड इशू की गलती, जो वो क्वेश्चन बना रहे हैं उन्होंने खुद भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करा है। सो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक का दो गलतियां हो ही जाती है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऑप्शंस थोड़े से मिसलीडिंग थे, इस वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ही पूरा गलत था। सो क्वेश्चन गलत था तो आंसर भी नहीं निकलेगा। अब स्टूडेंट अपने आप तो कर नहीं सकते कि एफ 0 का एफ डैश 0 बना ले। सो ये चीजें गलत है और ये चीज मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। So guys, question says focus of an ellipse is at the origin. The directrix is the line x is equal to 4 and the eccentricity is half. Then the length of the semi-major axis is. So ये क्वेश्चन आपको कोनिक सेक्शन से। सो कोनिक सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, सो आप हमारी प्लेलिस्ट है उस पर सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, वो कर लेंगे तो एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब पढ़ा रखा है उसमें मैंने, और एमसीक्यू भी करवा रखे हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा आउट ऑफ द सिलेबस है। आउट ऑफ द सिलेबस इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखा जाए, जो आपका लास्ट 2019 में आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 11-12 की किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे होने चाहिए। मतलब एक एक लाइन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको, इतना सा फर्क है आपको। सो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया था ये वाला क्वेश्चन। सो देख लेते हैं इसको भी। तो जनरल आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होती है, उसमें जो आपका सेंटर होता है इलिप्स का वो रीजन पे होता है। ये मतलब जो मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो इसमें आपका ये स्टैंडर्ड, इसमें आपके फोकस दो होते हैं, एक ये वाला फोकस और एक ये वाला फोकस, जिनको मैं c, 0 से लिख रहा हूँ, और ये माइनस c, 0। और ये जो मेरा पॉइंट है ओरिजिन, ये ओरिजिन मेरा होता है सेंटर। लेकिन इसने क्या बोल दिया, फोकस इज एट द ओरिजिन। पहले लाइन में इसने बोल दिया फोकस ही शिफ्ट कर दिया इसने। सो फोकस शिफ्ट कर दिया तो अब क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। यानी कि अगर हम अब इलिप्स बनाते हैं, सो फोकस मेरा ये वाला पॉइंट, अब मेरा ओरिजिन ये बन गया। सो ये मेरा बन गया ओरिजिन। इसको मैं पॉइंट दे देता हूं 0,0। ठीक है, और इसके अलावा मेरा सेंटर होगा कहीं यहाँ पर होगा। अभी मुझे सेंटर से इतना मतलब नहीं है, ये वाले फोकस के कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरली c, 0 भी लिखता हूँ। और उसके अलावा इसने दे रखा था डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इज इक्वल टू 4। जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो आपका यहाँ पर बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इसने दे रखी है x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका ये 4,0 है। ठीक है, ये आपका फोकस है। अब c, 0 जो है, अब आपको पता है इसेंट्रिसिटी जो होती है वो c बाय a होती है।
इसेंट्रिसिटी सी बाय होती है तो सी की वैल्यू ए ई हो जाएगी। सो यानी कि जो मैं ये 0,0 या c,0 बोल रहा हूँ, इसको मैं ए ई कॉमा जीरो भी लिख सकता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए बाई ई। मतलब ए बाई ई, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एलिप्स की। सो आपके पास दो लाइनें आ गई। एक आपके पास ये वाली लाइन है जिसमें आपको पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू ए वाली लाइन है जो कि आपकी फोकस के लिए है। और आपको दे रखा है एक x इज इक्वल टू ए बाई जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है आपको, ये आपका ओरिजिन पे है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका 4,0 पे, यानी कि इनका डिस्टेंस आपको दे रखा है 4। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो a बाई ई माइनस ए ई आपको किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। सो यही तो इससे दे रखा है। सो हम अगर हमें अब निकालना है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी a। सो हमें निकालना है a की वैल्यू। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसने दे रखी है हाफ। सो e की वैल्यू हाफ दे रखी है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो ये बनेगा a अपॉन हाफ माइनस हाफ a इज इक्वल टू 4। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस हाफ a, यानी 3/2a इज इक्वल टू 4, या फिर a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3। सो 8/3 आपका आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। सो ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेजर टेक अवे है इस क्वेश्चन से वो ये है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए बाय ई, ये आपको याद रखना है। और सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि फोकस की इक्वेशन क्या होती है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स की, सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये प्लस माइनस ए कर लीजिए, इसको प्लस माइनस ए, क्योंकि जैसा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना है सेम डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ भी बनेगा, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। सिमिलरली जो आपके अगर कोई पूछे फोकस के कोऑर्डिनेट्स, सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं या तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, मतलब इक्वेशन की लाइन, सॉरी प्लस माइनस सी आपकी वो आपका होता है फोकस, फोकस कौन सी लाइन पे लाई करता है, या फोकस की इक्वेशन, या तो प्लस माइनस सी मान लीजिए या फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये दो इक्वेशंस होती हैं आपकी, ये याद रखिएगा, ये फोकस के लिए और ये डायरेक्ट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। y is equal to sin x, then evaluate dy by dx is equal to z, then what is the integration of z? So y is equal to sin x है तो dy by dx किसके इक्वल होगा, cos x के, और ये z के इक्वल दे रखा है। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ z, तो z की इंटीग्रेशन dx से करेंगे। सो ये बनेगा cos x dx इज इक्वल टू sin x। सो ये क्वेश्चन में था क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इतना सिंपल और इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। पता नहीं इतने इजी क्वेश्चन भी, आई डोंट थिंक इतने इजी क्वेश्चन भी देना चाहिए, स्टूडेंट देखते ही टिक करेगा इनको। अब आ गया आपका ग्राफ का क्वेश्चन। सो ग्राफ का क्वेश्चन अगर देखना है आपको, सो आपको मैच करना है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन 0 0 होता है, यानी कि वो जो फंक्शन है आपका वो आपका ऐसे बनेगा। और कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो कॉस आपका कौन सी वैल्यू पे 1 देता है, कॉस 0 1 होता है आपका। यानी कि जो कॉस एक्स का ग्राफ बनता है आपका, वो कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर से निकलता है आपका, ओरिजिन मतलब ओरिजिन के ऊपर यहां से निकलता है आपका। ठीक है। सो इस वाले में बस मिला लेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स में देखेंगे कौन सा ग्राफ दिख रहा है हमें, 1 का मैच हमें दिखता हुआ बन रहा है 4 के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली cos x का देखिए, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का बाद में देख लेंगे, पहले sin x और जो जिनमें हम एक्सपर्ट है वो देख लेंगे। cos x का ग्राफ ये दिख रहा है साफ साफ। अब आ जाओ sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, उससे पहले ऑप्शन पे चले जाओ, कोई ऑप्शन है जिसमें हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी 1 का 4 होना चाहिए और 3 का 2, 1 का 4 होना चाहिए और 3 का 2, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 ही होगा, 1 का 4 आ रहा है, 3 का 2 आ रहा है, तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 4 ही होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो और आपको पता करना हो कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का कौन सा होगा, सो यही चीज करो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ फंक्शन की,
सो मुझे ये पता होता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये 0,0 से पास करेगा, क्योंकि जब x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। सो इन दोनों फंक्शन में देख लो, एक तो आपका ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन जो थर्ड नंबर पे, इन दोनों फंक्शन में ऐसा फंक्शन कौन सा है जो 0,0 से पास हो रहा है, ये वाला। सो इसका मीनिंग है कि साइन इनवर्स एक्स इससे पास होगा, और कॉस इनवर्स एक्स आपका इस फंक्शन से पास नहीं होगा। कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है आपका, वो आपका पास होगा 0,1 पॉइंट से। तो 0,1 पॉइंट से ये वाला फंक्शन है, सो रिमेनिंग कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन इससे मैच करेगा। सो बेसिक सी चीजें, बेसिक ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑप्शंस भी आपके कंफ्यूजिंग हो, मान लेते कि अगर यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन होते कि 2 का 3, यहाँ पे 2 का 3 और 4 का 1, ऐसा एक और ऑप्शन होता, तो फिर आपको साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का पता होना चाहिए। सो बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखी है आपको। सो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो ये इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपका, कितनी रोज है, 1 क्रॉस 3, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। यानी कि जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर निकल कर आएगा 1 क्रॉस 3 का, क्योंकि ये 3 और ये 3 को हम नेगेट कर सकते हैं। सो 1 क्रॉस 3 का निकलना चाहिए मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसकी इस ये वाली पूरी रो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1 + 2y, 1 + 2y + 15। और उसके बाद ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो ये बनेगा आपका 3 + 5y + 3। और उसके बाद ये दोबारा सेम हो जाएगा आपका, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा 2 + y + 2। और ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 y से। अब इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 आना चाहिए। सो इनको अब सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है हमें। सो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 1 + 2y × 15 × 1। सो ये बनेगा 1 + 2y + 15 प्लस 3 + 5/3 × 2 करेंगे, सो ये बनेगा आपका 6 + 10y + 6। और ये 2 + y + 2 आपका y से मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा 2y + y² + 2y। ये पूरी वैल्यू आपके 0 के इक्वल है। बस अब इसको किस में पुट करेंगे, अब इसको इसमें इसकी इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इक्वेशन बन रही है हमारी, y² की हमने टर्म्स ले ली, y की टर्म्स देखो, 2y 2y 4y 4y और 10y 14y और 2y 16y, और बाकी 1 और 15 16 और 6 22 22 और 6 28, 28 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी दो वैल्यूज आ रही है, y² + 14y + 2y + 28 इज इक्वल टू 0। सो साफ दिख रहा है कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू -14 आएगा, एंड y इज इक्वल टू आपका आएगा -2। सो दो वैल्यूज आ जाएंगी, -14 -2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A die is thrown. Let A be the event that number obtained is greater than 3. Let B be the event that number obtained is less than 5. Then probability of A union B is greater than 3 होना चाहिए और less than 5 होना चाहिए। So A union B की probability देख लेते हैं। सबसे पहले अगर A की बात करें, so A में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे, 4 5 6 greater than 3 है। So probability of A क्या हो जाएगी हमारी, 3/6, क्योंकि तीन में से ये छह में से ये तीन पॉसिबिलिटीज है, सो 1/2 हो गई। सिमिलरली बी इवेंट को देख लेते हैं। सो बी इवेंट लेस देन 5 है, लेस देन 5 का मीनिंग क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई हमारे पास ये 4/6 या फिर 2/3। 4/6 इज इक्वल टू 2/3। अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसके लिए हमारे पास एक चीज और होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, सो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकालेंगे, सो वो इक्वल होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
सो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6, 6 कॉमन लिया आपने, सो ये बनेगा 3 प्लस 4 माइनस 1, सो ये कितना आ जाएगा आपका 7 माइनस 1, 6/6 विच इज 1। सो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब ये सर्टेन इवेंट है, ठीक है, सर्टेन सर्टेन श्योर इवेंट है, सॉरी, दिस इज अ श्योर इवेंट कि ये होना ही होना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says, if it is given that at x is equal to 1, the function f of x is equal to x की power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value in interval 0, 2, the value of a is. So maximum या minimum value attain करने के लिए हम क्या करते हैं, हम critical point निकालते हैं, और critical point निकालने के बाद हम जो f dash x आता है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर हम f dash x निकालेंगे, सो एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, सो वो आएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है, इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल x इज इक्वल टू 1 पे अटेन करता है, ये 0 के इक्वल है हमारा, और x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि एफ डैश 1 हमें चेक करना है। सो ये डालेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0। मैंने x को 1 इसलिए डाला है क्योंकि हमें दे रखा है, हमें गिवन है कि क्रिटिकल पॉइंट 1 है, लेकिन हमें a की वैल्यू चाहिए, सो a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 120 इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 120 विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द थ्री सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0 are minus 4, 8 and 11. Therefore the three solutions of the equation f of 2x is equal to 0 are. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई भी इक्वेशन बना रहे हैं, अगर उसके सॉल्यूशंस -4, 8, 11 है, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं x की जगह -4 डाल दूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। सिंपली अगर मैं यहाँ पे x को 8 डाल दूंगा तो ये फंक्शन पूरा क्या बन जाएगा, ये फंक्शन पूरा 0 बन जाएगा। और मान लेते कोई कांस्टेंट k वो भी मल्टीप्लाइड है, हमको उस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स के ये तीनों सोल्यूशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं x को -4 डालता हूँ तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, x को 8 डालता हूँ तो ये वाला पार्ट, x को 11 डालता हूँ तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, और एफ एक्स मेरा 0 आ जाएगा। सो ये तो एफ ऑफ एक्स आ गया। अब मुझसे पूछा एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 के सोल्यूशंस क्या होंगे। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ 2x की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 2x पुट कर दीजिए, 2x प्लस 4, 2x माइनस 8, 2x माइनस 11 इंटू के, कोई भी कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है। अब ये 0 के इक्वल कब होगी, जब ये या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो, या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो, या फिर ये वाला ब्रैकेट 0, या फिर k 0। सो अगर हम देखा जाए पहले ब्रैकेट से तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो x की वैल्यू -2 आएगी, दूसरे ब्रैकेट से x की वैल्यू आएगी 4, और तीसरे ब्रैकेट से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 11/2। सो इन तीन वैल्यूज पे f ऑफ 2x जो है आपका वो 0 के इक्वल आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1, 2 - 2 4 11/2। ठीक है गाइस, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि आपको तीन सॉल्यूशंस दे रखो किसी भी इक्वेशन के, जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं कि कोई भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं 2 और 3, सो आप fx को बिल्कुल लिख सकते हैं कि fx की वैल्यू होगी x - 2 इंटू x - 3 इंटू सम अदर नंबर, लेकिन x - 2 x - 3 तो होगी ही होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 3. Write the value of adjoint A का determinant. So ये अभी थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल सिमिलर लाइन पे आपको क्वेश्चन आया था, वही चीज है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है आपका, उसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सो ये मुझे निकालना है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 दे रखी है, और ऑर्डर मुझे 3 दे रखा है, यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर, या फिर 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 होती है 81। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा आपका 81 विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइस द क्वेश्चन सेज व्हाट यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर -6i कैप प्लस 8j कैप।
सो जब भी आपको वेक्टर ऐसा वेक्टर निकालना हो जो किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं, वो जो भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ताकि उसका ताकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, मैग्नीट्यूड जो है उसका 1 आ जाए। सो यही करेंगे, -6i कैप प्लस 8j कैप। अगर इस पूरे को हम वेक्टर बी मान लेते हैं, सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। वो होगा हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर विच इज √36 प्लस 64 √100, और ये आपको होता है 10। सो हम क्या करेंगे, बस इसमें अपॉन 10 कर देंगे। सो हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा हमारा, वो होगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो ये हमारा होगा -6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन आपका 10। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आएगा -3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, -3/5 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना इसमें, तो सबकी वैल्यूज आपको पता होती है। sin 30 कितना होता है, हाफ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे फिर माइनस कर देंगे। तो sin 30 इंटू cos 60, sin 30 होता है आपका हाफ होता है, और cos 60 भी आपका हाफ होता है। सिमिलरली माइनस करेंगे हम cos 30 की वैल्यू, cos 30 √3/2 होता है, sin 60 -sin 60 होता है आपका -√3/2। बस, तो ये आ जाएगा 1/4, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +3/4। सो ये आ जाएगा 4/4 विच इज 1। सो आंसर होगा ऑप्शन 3। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी वैरायटी ऑफ अरिथमेटिक, टाइम एंड वर्क का काफी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। A is twice as good as workman as B, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will B alone finish the work? तो इनके एफिशिएंसी का रेशियोज देख लेते हैं। एफिशिएंसी A is to B, तो A twice as good as workman as B है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 2:1 होगी। इसकी एफिशिएंसी 2 और 1 मान लेते हैं, और ये मिलकर एक काम को 18 डेज में कर लेते हैं। अगर मैं इसको 2x मानने की भी जरूरत नहीं है, 2 और 1 मान लो, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है। तो मान लेते हैं अगर ये दोनों मिलके करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी 3 हो जाएगी, और ये 18 डेज में कर रहे हैं काम। सो टोटल वर्क हो जाएगा 3 इंटू 18, यानी कि 54 यूनिट्स का हमारा टोटल वर्क है। अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो थ्री एफिशिएंसी होगी, और 18 दिन कर रहे हैं तो 54 यूनिट्स का काम हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क? अब 54 यूनिट्स का टोटल वर्क है, और बी की अकेले की एफिशिएंसी 1 है। सो बी द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक 54 यूनिट्स अपॉन हिज एफिशिएंसी। ये यूनिट्स है, 54 यूनिट्स अपॉन हिज एफिशिएंसी विच इज 1। सो ये लेगा आपके 54 डेज। सो बी को 54 डेज लेंगे। अगर ए का पूछता तो ए को 54/2 कर देते, तो ए के 27 डेज आ जाते। सो बी के 54 डेज विच इज ऑप्शन 1। सो विद दिस गाइस हमारी जैट 2019 के सॉल्यूशंस 2 की पूरी डिस्कशन ओवर हो चुकी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। So I have one question for all of you, and that is, why should you subscribe to my YouTube channel? The reason is very simple. If you go to the playlist section of my YouTube channel, you will find very useful content for exams like DUJET, IPM Indore, IPM Rohtak, or Symbiosis BBA or NPAT. Let us check it out. सबसे पहले जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ड्यू जैट लास्ट ईयर के दोनों शिफ्ट के कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने स्पीड मैथ्स पे भी एक वीडियो बनाई थी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड। उसमें आपको जैसे आपकी आईपीएम इंदौर में डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, तो डीआई में आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आना बहुत जरूरी है। सो वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, उसको बिल्कुल देखिएगा, डोंट लीव दैट। प्लस जो आप मिस नहीं कर सकते वो है कि आईपीएम ड्यू जेट की मैंने 100 क्वेश्चन सीरीज शुरू करी थी। सो वो पूरी कंप्लीट हो गई है। सो उसमें फर्स्ट 40 to 50 क्वेश्चंस मैंने आईपीएम स्पेसिफिक है, जिसमें नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री पे फोकस है,
और लास्ट 50 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो ड्यू जेट हायर मैथमेटिक्स पे फोकस है, जिसमें फंक्शंस, मैट्रिसेस और बहुत सारी जो भी हायर मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शंस, इन सब चीजों से आपकी मेजर वेटेज है लास्ट 50 क्वेश्चंस। उसके अलावा कुछ रैंडम टॉपिक्स हायर मैथ्स के होते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे कोनिक सेक्शंस हो गया। सो कोनिक सेक्शन की डेडिकेटेड ए टू जेड मैंने 3 वीडियोस बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी वीडियोस में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। उसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट भी है, जैसे आईपीएम इंदौर के फ्री मॉक टेस्ट हो गया, और उसके अलावा मिनी मॉक या सेक्शनल टेस्ट आईपीएम रोहतक के थे, तो वो आप जाके चैनल पे लिंक है, उन सबका अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन सबके वीडियो सोल्यूशंस दे सकते हैं। उसके अलावा आपको एग्जाम स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी हमारे चैनल पे। एग्जाम स्ट्रेटेजीज आई एम इंदौर की है और आई एम रोहतक की है, लेकिन उस वो सारी स्ट्रेटेजीज इन जनरल स्ट्रेटेजीज है कोई भी एग्जाम को लिखने की या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन की। सो आप वो जाके वो ड्यू जेट के लिए भी आप देख सकते हैं उन वीडियोस को बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे आपके। और उसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं और क्या है चैनल पे, सो वो एक तो है कि आपका लास्ट ईयर जो आईपी लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये वाला आईपी में 2019 जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ है, उसके सारे 60 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भी 1 से 2 महीने पहले आईएम इंदौर के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो चलाई थी, वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। उससे भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी अच्छी हो जाएगी। सो गाइज दिस वाज ऑल। आई थिंक अब आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या कंटेंट है, और अब उसको मैंने इफेक्टिव वे में बता भी दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या हमें क्या किस ऑर्डर में देखना है। सो अब आप देख सकते हैं एट योर ओन पेस। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।